عمر خالد کی قید کے 1000 دن۔ JNU کے شعبہ تاریخ سے PhD یافتہ اور CAA مخالف تحریک کی مضبوط آواز عمر خالد گزشتہ 1000 دنوں سے جیل میں قید ہے۔ ان کے کیس میں نہ تو ٹرائل شروع ہوا ہے اور نہ ہی عدالت میں پولیس پختہ ثبوت پیش کر پائی ہے، مگر پھر بھی عمر کو ضمانت نہیں مل پائی ہے۔ حالانکہ دہلی فسادات کیس میں بعض ملزمین کو بیل دی جا چکی ہے، مگر عمر کے مقدمے میں عدالتیں اپنے ہی پرانے فیصلوں کو قانونی نظیر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قانون کی کتابیں خود ضمانت کی اہمیت پر زور دیتی ہیں اور جیل کے احکام کو غیر معمولی حالات کے لیے محفوظ رکھنے کی بات کہتی ہیں، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا نظر آ رہا ہے۔ اپنے احتجاج کو درج کرنے کے لیے گزشتہ دنوں ملک کے سینکڑوں انصاف پسند افراد دہلی واقع پریس کلب میں جمع ہوئے اور عمر کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ غور طلب ہے کہ عمر 16 افراد میں شامل ہیں جن پر پولیس کی طرف سے الزامات عائد ہیں کہ انہوں نے CAA مخالف تحریک کا استعمال چکا جام کی خاطر کیا تھا۔ یہ بھی چارج لگایا گیا ہے کہ انہوں نے دہلی فسادات بھڑکائیں، قومی شاہراہ کو بلاک کیا، حکومت کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں اور ملک گیر سطح پر چلنے والی NRC مہم کو واپس لینے کے لیے انتظامیہ کو مجبور کیا۔ دہلی فسادات فروری 2020 میں رونما ہوئے، جن میں 53 افراد کی جانیں گئیں۔ 2/3 مہلوکین مسلمان تھے، مگر جب فسادات سے متعلق کیس درج ہوا تو پولیس نے 18 لوگوں کو ملزم بنایا، جن میں 16 مسلمان تھے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہلاک شدگان اور ملزمین کی غالب اکثریت مسلمان ہیں؟ جب دہلی فسادات کے مذکورہ ملزمین کے خلاف UAPA، ملک سے بغاوت، پبلک پراپرٹی ایکٹ، آرمز ایکٹ جیسی دفعات عائد کی گئی ہیں، وہاں گولی مارو کا نعرہ دینے والوں کو سرکاری تحفظات فراہم ہیں۔ حالانکہ عمر نے ضمانت کی عرضی نچلی عدالت اور دہلی ہائی کورٹ میں لگائی تھی، مگر ان کو ابھی تک مایوسی ہی ہاتھ لگی ہے
अब उमर की बड़ी उम्मीदें अदालत उज़्मा पर टिकी हुई हैं, जहां गुज़श्ता मई में उन्होंने बेल की दरखास्त डाली थी। कानून के माहिरीन का कहना है कि पुलिस ने उमर के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए हैं वह काफ़ी कमज़ोर हैं। मिसाल के तौर पर उमर के बारे में कहा जाता है कि वह जेएनयू के किसी मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था। अगर वह ऐसे ग्रुप के रुकन थे तब यह जुर्म कैसे हो सकता है। पुलिस का एक दूसरा इल्जाम है कि उमर ने सीएए तहरीक के दौरान माहौल खराब करने वाली तकरीरें की थी। यह सच बात है कि उमर रैलियों से खिताब करते थे और हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालफत करते थे, मगर हुकूमत की पुरअमन तरीके से तनकीद करने की इजाज़त हमारा आईन हर शहरी को देता है। तकरीर के ज़रिए हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कहीं से भी मुल्क से बगावत नहीं है। हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया है कि इख्तलाफे राय जमहूरियत का अहम जुज़ है। यह बात भी अक्सर भुला दी जाती है कि सीएए की मुखालफत करने वाला वाहिद शख्स उमर नहीं था, बल्कि हजारों की तादाद में दानिश्वरों और मुजाहिरीन ने इस काले कवानीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और लाखों की तादाद में खवातीन सड़कों पर उतर आईं। अलावा अजीम उमर के वकील ने दावा किया है कि जिस वीडियो फुटेज का इस्तेमाल पुलिस ने उमर के खिलाफ केस दर्ज करते वक्त किया था वह एक टीवी चैनल से लिया गया था। फिरका परस्ती को बढ़ावा देने के लिए बदनाम एक टीवी न्यूज़ चैनल ने उमर की अमरावती की एक लंबी तकरीर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बरसरे इख्तदार जमात की आईटी सेल से हासिल किया था। क्या यह तमाम हकाइक इस बात की तरफ इशारा नहीं करते हैं कि फिरका परस्त न्यूज़ चैनल, बरसरे इख्तदार भगवा जमात की आईटी सेल और पुलिस एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं? हाल के महीनों में कोर्ट ने कई बार दिल्ली पुलिस की नाअहली पर सरजनिश की है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया इन बातों पर पर्दा डाल देता है। गुज़श्ता अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा और कहा कि जिन लोगों ने फसादात से पहले गोली मारो का नारा दिया था उनकी मुराद किसी दवा वाली गोली से नहीं थी, मगर पुलिस गैर जानिबदाराना और पेशेवाराना तरीके से अपने फराइज को अंजाम देने से कासिर है। अब तो बहुत लोग हिम्मत करके यह कहने लगे हैं कि पुलिस पहले से कहीं ज्यादा सियासी आकाओं के दबाव में है। आखिर उमर को जेल में रखकर असहाबे इक़्तिदार क्या हासिल करना चाहते हैं? सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि बरसरे इक़्तिदार जमात को इस बात का डर है कि उमर के जेल से रिहा होने के बाद सेकुलर ताकतों को तक़वियत मिल सकती है और वह हरगिज़ भी ऐसा नहीं चाहते। वह इस बात को बखूबी
जानते हैं कि उमर के चाहने वालों लाखों की तादाद में हैं। मोबाइल पर उमर की तकरीर बहुत मकबूल है। उमर ज़रूर एक मखसूस मज़हब में पैदा हुआ है, मगर उसके अफकार में महकूम तबकात के दर्द को महसूस किया जा सकता है। यही उमर की असली शिनाख्त है। तभी तो उनकी पीएचडी भारत के सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती के शिकार हुए आदिवासियों पे है। उमर का मुताला भारत की तारीख से लेकर यूरोप के इनकलाबी तारीख तक फैला हुआ है। हालांकि वह जेएनयू में बायोबाजों की तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ था, मगर उसके अच्छे ताल्लुकात दीगर तरक्की पसंद और समाजी इंसाफ की जमातों से भी थे। जेएनयू कैंपस में अपने 9 साल के क़याम के दौरान उसकी पहचान एक मिसाली तालिबे इल्म और जहदकार की थी। यह बात अब लोग बोलने लगे हैं कि नफरती मीडिया उमर के बारे में जो भी कहता है उसका स्क्रिप्ट कोई और लिखता है। जेएनयू के बेशतर तलबा इस बात की गवाही देंगे कि उमर जेएनयू का ही नहीं बल्कि मुल्क का एक बहुत ही ज़हीन तालिबे इल्म है। उमर की ख़ास बात यह है कि उसने पढ़ाई के साथ साथ समाजी मसाइल से भी अपने सरोकार बनाए रखे। उमर क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी तक पढ़ाई में गर्क रहता था। सेमिनार हो या सियासी मुजाहरे, वह अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखता था। अभी हाल के दिनों में आलमी शोहरत याफ्ता मौरिख रणजीत गुहा की वफात हुई है। उमर ने जेल से ही उनको खिराजे अकीदत पेश करते हुए एक बेहतरीन मजमून लिख डाला, जो 14 मई को मशहूर अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में शाया हुआ था। उमर ने अपने मजमून में कहा कि प्रोफेसर गुहा की अहम बात यह थी कि वह माखज़ को तनकीदी तौर पर पढ़ने के कायल थे और कारी को भी चाहिए कि वह उसके ज़ाहिरी माने तक ही महदूद न रहें बल्कि उसके अंदरूनी तह तक जाएं। यह मुल्क की बदकिस्मती है कि उमर जैसे मुल्क के सरमाया को जेलों में बंद रखा जा रहा है। कैदियों से मुतालिक साल 2021 के सरकारी शुमारियात के मुताबिक 5 ज़ेरे समात कैदियों में 3 के ताल्लुक दलित, आदिवासी और ओबीसी कम्युनिटी से है। मुसलमानों की आबादी 14% से थोड़ी ज़्यादा है। वहीं कुल कैदियों में उनकी आबादी 19% है। वहीं आला तालीम में उनकी नुमाइंदगी महज 5% के आसपास है। सिविल सर्विसेज में 3%, अदलिया में 8%, रेलवे में 4.5%, पुलिस महकमे में 6% और तिब्बी हल्के में 4% है। उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह इन तमाम हकीकतों से जुदा नहीं है, मगर मुस्बत बात यह है कि उमर के चाहने वालों और जेल से बाहर उनकी लड़ाई लड़ने वालों में मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं। उमर की लड़ाई तो हमेशा से ही सेकुलर भारत को मजबूत करने की है।